नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं खबर में दम है। मैं हूं आपके साथ ऋतु ज्ञानवानी। मध्य प्रदेश में अगले साल विधानसभा चुनाव हैं, लेकिन अभी से प्रदेश में चुनावी माहौल बनने लगा है। विपक्ष ने सरकारी विभाग में रुकी भर्ती और बेरोजगारी को चुनावी हथियार बना लिया है। कांग्रेस पूरे प्रदेश में बेरोजगारी चौपाल लगाने जा रही है, तो वहीं सत्ताधारी बीजेपी विपक्ष के हर वार को कूंद करने की पुरजोर कोशिश में जुटी है। देखिए रिपोर्ट। साल 2023 के विधानसभा चुनाव के पहले मध्य प्रदेश में बेरोजगारी के मुद्दे पर सियासत जमकर गरमाने वाली है, क्योंकि यूथ कांग्रेस एक बड़ा प्रदेश स्तरीय आंदोलन बेरोजगारी के मुद्दे पर खड़ा करने जा रहा है। यूथ कांग्रेस पूरे प्रदेश से बेरोजगारों का डाटा इकट्ठा करेगा, उन्हें एकत्रित करेगा और इसके बाद राजधानी भोपाल में जमकर आंदोलन किया जाएगा। दरअसल कांग्रेस का कहना है कि कई सारे ऐसे पद हैं जो अभी भी खाली हैं, जिन पर भर्तियां नहीं हो रही हैं और भर्ती परीक्षाओं में लगातार अनियमितताओं की बात जो है वो सामने आती है। अब देखना होगा कि चुनाव के इस समय में जो विपक्ष का आंदोलन मोड है उसे सरकार किस तरह टैकल करती है। मध्य प्रदेश में विधानसभा चुनाव भले ही अगले साल होना है, लेकिन सूबे में अभी से सियासी पारा चढ़ने लगा है। सत्ताधारी पार्टी बीजेपी अभी से मतदाताओं को रिझाने के लिए हर संभव प्रयास कर रही है, तो वहीं विपक्ष में बैठी कांग्रेस सत्ताधारी पार्टी के खिलाफ माहौल बनाने की पुरजोर कोशिश में जुटी है। इसी कड़ी में कांग्रेस ने बेरोजगारी को अपना हथियार बनाया है, जिसको लेकर पूरे प्रदेश में माहौल बनाने की कवायद शुरू कर दी है। मध्य प्रदेश में बेरोजगारी हमेशा से एक बड़ा चुनावी मुद्दा रहा है। यूथ कांग्रेस अध्यक्ष विक्रांत भूरिया ने अपने सभी जिला अध्यक्षों को जिला स्तर पर बेरोजगारों को संगठित करने के निर्देश दिए हैं। युवाओं से बात करने के लिए यूथ कांग्रेस के कार्यकर्ता कॉलेज और हॉस्टलों में भी पहुंचेंगे। साथ ही पार्टी युवाओं को जोड़ने के लिए सोशल मीडिया पर भी अभियान चलाएगी। इसके बाद एक बड़ा राज्य स्तरीय आंदोलन राजधानी भोपाल में किया जाएगा। आज मध्य प्रदेश में युवा रोजगार की बहुत ही दयनीय स्थिति है। युवा बड़ी तादाद में बेरोजगार है। मध्य प्रदेश में 70 लाख से ज्यादा युवा आज बेरोजगार है। 1.5 लाख से ज्यादा बैकलॉग के पद जो आरक्षित वर्गों के लिए होते हैं वो खाली पड़े हैं और सरकार भर नहीं पा रही है। सबसे बड़ी विडंबना यह है कि रोजगार तो सरकार दे नहीं पा रही है, पर जिनके पास रोजगार है वो भी छीना जा रहा है। यूथ कांग्रेस इस बेरोजगारी के विरोध में जल्दी प्रदेश में एक बहुत बड़ा आंदोलन करने जा रही है। हमने अपने सारे जिलाध्यक्ष और राज्य की इकाइयों को निर्देशित कर दिया है। सब लोग अलग अलग हॉस्टलों में, अलग अलग छात्रावासों में और कोचिंग इंस्टीट्यूट में संपर्क कर रहे हैं। हम पूरा एक लिस्ट तैयार कर रहे हैं बेरोजगारों की, और बेरोजगारों को लेकर एक जल्द बहुत बड़ा आंदोलन हम भोपाल में करने जा रहे हैं। विपक्ष के आरोपों के उलट सरकार के अपने दावे और वादे हैं। बीजेपी का कहना है कि कांग्रेस ने हमेशा युवाओं को ठगा है। जब कमलनाथ की सरकार थी तो बेरोजगारी को दूर करने के लिए कोई ठोस योजना नहीं बनाई गई, जबकि प्रदेश में बीजेपी की सरकार लगातार सरकारी पदों पर भर्तियां निकाल रही है। युवाओं को स्वरोजगार योजना का भी लाभ दिया जा रहा है। निजी सेक्टर में भी निवेश बढ़ा है। भारतीय जनता पार्टी की सरकारों ने मध्य प्रदेश में रोजगार के अनेक अवसर उत्पन्न करने का काम किया है, और आने वाले समय में भी हम 1 लाख से ज्यादा भर्तियां मध्य प्रदेश में सरकारी भर्तियां खोलने वाले हैं। विगत 2 वर्ष कोविड में और उसके बाद के 3 साल कमलनाथ जी के अदूरदर्शी पूर्ण निर्णय 27% ओबीसी आरक्षण की भेंट हमारे युवाओं का कैरियर चढ़ गया, क्योंकि बिना संवैधानिक दायरे में लाए 27% आरक्षण का प्रावधान करके जाते जाते कमलनाथ जी मध्य प्रदेश के युवाओं के भविष्य को अंधकार में झोंक कर चले गए। मामले न्यायालय में चले गए और न्यायालय से नियुक्तियों में स्थगन हो गया। बेरोजगारी और लंबित भर्ती परीक्षाओं के मुद्दे को लेकर लगातार विपक्ष सरकार पर हमलावर है। बेरोजगार युवाओं को जोड़कर एक बड़ा आंदोलन खड़ा करने की कवायद शुरू हो चुकी है, जिसमें कांग्रेस के यूथ विंग और छात्र संगठन को अहम जिम्मा दिया गया है। दूसरी तरफ कांग्रेस के इस आंदोलन को विफल करने के लिए बीजेपी की सरकार तमाम योजनाओं की घोषणा कर रही है। वासु चौरे, न्यूज़ 18 भोपाल।
मध्य प्रदेश में विधानसभा चुनाव की तैयारियों के बीच रायसेन के रातापानी में बीजेपी ने एक बड़ी बैठक का आयोजन किया, जिसमें राष्ट्रीय संगठन महामंत्री बीएल संतोष, मध्य भारत के क्षेत्रीय प्रभारी अजय जामवाल शामिल हुए। साथ ही सीएम, प्रदेश अध्यक्ष, केंद्रीय मंत्रियों के अलावा प्रदेश के मंत्री भी शामिल हुए और बैठक में आने वाले विधानसभा चुनाव को लेकर रणनीति तैयार की गई। 2023 में मध्य प्रदेश में विधानसभा के चुनाव होने और एक साल पहले से ही बीजेपी ने जमावट शुरू कर दी। सत्ता और संगठन के बीच एक बड़ी बैठक का आयोजन रातापानी में किया गया, जिसमें मंत्रियों के परफॉर्मेंस, युवाओं को पार्टी से जोड़ने और सरकार की योजनाओं को जन जन तक पहुंचाने को लेकर किस तरीके से आने वाले साल में काम किया जाना है, इस सब को लेकर चिंतन और मंथन किया गया है। मध्य प्रदेश बीजेपी विधानसभा चुनाव की तैयारियों को रफ्तार के साथ धार देने में जुट गई है, जिसकी शुरुआत रायसेन के रातापानी से हो गई। बैठक में सबसे महत्वपूर्ण विषय रहा क्षेत्रीय पार्टियों की बढ़ती पैठ। जिस तरीके से क्षेत्रीय संगठन जयस गोंडवाना गणतंत्र पार्टी और भीम आर्मी जैसी पार्टियों का वर्चस्व बढ़ रहा है, बताया जा रहा है कि क्षेत्रीय पार्टियों की चुनौतियों को कम करने के लिए पार्टी, सरकार, संगठन के अलावा संघ के नेताओं की तैनाती पर रणनीति बनी। बैठक में प्रदेश सरकार के मंत्रियों और विधायकों के रिपोर्ट कार्ड भी पेश किए गए। इसमें मंत्रियों की परफॉर्मेंस और उनके पब्लिक इमेज को लेकर चर्चा हुई। हालांकि पार्टी की तरफ से इस बैठक के बारे में कुछ नहीं कहा जा रहा। रातापानी में कभी कभी प्राकृतिक नेचर में भी बैठना चाहिए। कौन कौन आ रहा है बैठक? सभी प्रमुख लोग हैं। बैठक के बाद ये माने कुछ दिखाई देने वाला? चलिए, सबको धन्यवाद। बताया जा रहा है कि राष्ट्रीय संगठन महामंत्री बीएल संतोष ने सभी मंत्रियों को परफॉर्मेंस बेहतर करने के निर्देश दिए हैं, ताकि 2023 में उनकी वजह से पार्टी को खामियाजा न उठाना पड़े। कहा जा रहा है कि कुछ विधायक और मंत्रियों की रिपोर्ट बेहद खराब है, जिसको लेकर बीएल संतोष ने नाराजगी जाहिर की। तो वहीं इस बैठक में ज्यादा से ज्यादा युवाओं को पार्टी से जोड़ने की रणनीति बनी। बैठक पर बीजेपी का कहना है कि पार्टी हमेशा बैठकें आयोजित करती रहती है और बैठक में जो निकल कर आता है उस पर आगे काम किया जाता है। तो वहीं कांग्रेस बीजेपी की इस बैठक को इवेंट करार दे रही है। देखिए, भारतीय जनता पार्टी में गुटबाजी, खेमेबाजी खुल के दिखाई देने लगी है। कोई सिंधिया समर्थक है, कोई विजयवर्गीय जी का समर्थक है, कोई शिवराज जी का है, भाजपा का समर्थक कोई नहीं बचा है भाजपा में। इस तरह की बैठकों के कोई नतीजे नहीं निकलने वाले। कुल मिलाकर बीजेपी भले ही बैठक पर कुछ ज्यादा नहीं बोल रही है, लेकिन चुनावी तैयारियों में जी जान से जुटी है और समय रहते कमजोर कड़ी को दुरुस्त कर लेना चाहती है। शैलेंद्र कौरव, न्यूज़ 18, रायसेन। बिलासपुर हाईकोर्ट ने छत्तीसगढ़ में 58% आरक्षण को रद्द कर दिया है। उसके बाद से सूबे में आरक्षण को लेकर सियासी बवाल मचा हुआ है। अगले साल होने वाले विधानसभा चुनाव की तैयारी में जुटी दोनों प्रमुख पार्टियां आमने सामने है। बीजेपी को लग रहा है कि उसके हाथ मजबूत चुनावी मुद्दा लगा है, तो वहीं कांग्रेस बीजेपी पर उसी के हथियार से वार करने की पुरजोर कोशिश कर रही है। छत्तीसगढ़ में आरक्षण की आंच लगातार सुलगती हुई नजर आ रही है। बीजेपी ने ऐलान कर दिया है कि राज्य सरकार के खिलाफ धरातल पर उतर के बड़ा आंदोलन किया जाएगा। चक्का जाम से लेकर ग्राम सभाओं में जाके सरकार के खिलाफ प्रस्ताव पारित करके सरकार का विरोध दर्ज कराया जाएगा। इतना ही नहीं, बल्कि हर मुख्यालय में, हर ब्लॉकों में जाके बीजेपी आदिवासी मोर्चा ने कहा है कि वो रैली निकाल के लोगों को बताएगी कि इस सरकार के कारण ही उनका आरक्षण कम हुआ है। बहरहाल कांग्रेस भी इस पर जवाब दे रही है, लेकिन आरक्षण की आंच जिस तरह से सुलग रही है, बताने के लिए काफी है कि आग की जो लपटें हैं वो काफी दूर तक दिखाई पड़ेंगी। छत्तीसगढ़ में विधानसभा चुनाव अगले साल होने वाले हैं, लेकिन सत्ताधारी कांग्रेस और विपक्ष में बैठी बीजेपी अभी से ऐसे मुद्दों की तलाश में जुटी है जिसके सहारे चुनावी वैतरणी पार की जा सके। इस बीच बीजेपी के हाथ एक मजबूत मुद्दा लगा है, वो है आरक्षण का मुद्दा। प्रदेश में लागू 58% आरक्षण हाईकोर्ट ने रद्द कर दिया। उसके बाद से विपक्ष सत्ता पक्ष पर हमलावर है। बीजेपी को लग रहा है कि सूबे की सत्ता में वापसी का ये मजबूत हथियार हो सकता है। यही वजह है कि पार्टी के तमाम आला नेता आरक्षण को लेकर हमलावर हैं। कांग्रेस की तरफ से जवाबी हमले का जिम्मा खुद सीएम भूपेश बघेल ने उठाया है। मुख्यमंत्री बीजेपी से आरक्षण पर स्टैंड साफ करने की मांग कर रहे हैं।
भारतीय जनता पार्टी आरक्षण के मामले में अपनी स्थिति स्पष्ट करे। मैं कल भी बोला था जाते जाते और आज भी बोल रहा हूं, वो आरक्षण के मामले में अपनी स्थिति स्पष्ट करे। मैं ये पूछना चाहता हूं कि वो आरक्षण के बारे में क्या कहते हैं। छत्तीसगढ़ में साल 2012 से एसटी को 20, एससी को 16, ओबीसी को 14% आरक्षण मिलता था। पिछली रमन सरकार ने एसटी के आरक्षण को 20 से बढ़ाकर 32 कर दिया और एससी के आरक्षण को 16 से घटाकर 12 कर दिया। मामला कोर्ट तक पहुंचा। करीब 10 साल तक चली सुनवाई के बाद कोर्ट ने रमन सरकार के फैसले को असंवैधानिक करार दिया। अब बीजेपी कोर्ट के इस फैसले के लिए राज्य की मौजूदा सरकार को जिम्मेदार बता रही है। इस मुद्दे को लेकर पार्टी ने पूरे प्रदेश में माहौल बनाने की घोषणा कर दी, जिसके तहत 8 अक्टूबर को प्रदेश के 3 संभाग में चक्का जाम, 13 अक्टूबर से कांग्रेस के आदिवासी विधायकों के घरों का घेराव और दीपावली के बाद रैली के जरिए सरकार के खिलाफ प्रदर्शन शामिल है। और आरक्षण के नाम पर कांग्रेस बीजेपी पर सवाल खड़ा नहीं कर सकती। इन्होंने तो ओबीसी वर्ग को भी छला है कि केवल भ्रम फैला के कि हम 27% कर रहे हैं, लेकिन उस 27% आरक्षण की घोषणा करना और कांग्रेस के नेता के द्वारा वहां पर जाकर याचिका लगाना, ये इनको एक्सपोज कर दिया है कि आरक्षण के मामले में सरकार बेईमान है और कांग्रेस हमेशा से बेईमानी करती रही है। आरक्षण को लेकर कोर्ट के फैसले के बाद इसकी आंच छत्तीसगढ़ में सुलगने लगी है, जिसे हवा देने में बीजेपी कोई कोर कसर नहीं छोड़ना चाहती। उधर छत्तीसगढ़ की राजनीति को करीब से देखने वाले जानकार सत्ताधारी पार्टी के लिए इसे चुनौती मान रहे हैं। मुझे लगता है कि जो छत्तीसगढ़ सरकार है कांग्रेस के नेतृत्व में, उन्हें थोड़ी चुनौती होगी इस आदेश को लोगों को समझाने का, क्योंकि देखिए आदिवासी समाज के लिए ये आरक्षण लाया गया था। आदिवासी समाज को वास्तव में इस आरक्षण की आवश्यकता थी, क्योंकि जो एसटी कम्युनिटी है छत्तीसगढ़ में, वो उनका ग्रोथ उस प्रपोर्शन में नहीं हो पाया जैसे दूसरे कम्युनिटीज़ के हुए हैं। तो उनको आरक्षण का लाभ की वास्तव में आवश्यकता थी, लेकिन अब चूंकि ये आदेश क्वैश हो जाएगा तो उन्हें वो आरक्षण का लाभ नहीं मिलेगा। तो सरकार को अब ये कन्विंस कराना पड़ेगा कि इसके पीछे क्या कारण है। देखिए आदिवासी समाज के लोग हैं, उनको बहुत कुछ वो लीगल जो इश्यूज हैं वो उससे बहुत ज़्यादा वाकिफ नहीं है। छत्तीसगढ़ में अगले साल विधानसभा चुनाव होना है, जिससे पहले विपक्ष में बैठी बीजेपी के हाथ आरक्षण रद्द होने का मजबूत मुद्दा मिल गया है। वहीं कांग्रेस इसी मुद्दे के सहारे बीजेपी को कटघरे में खड़ा करने की पुरजोर कोशिश कर रही है। आरक्षण के फैसले को लेकर कानूनी पहलुओं को अगर दरकिनार कर दिया जाए तो राजनीतिक तौर पे इतना जरूर कहा जा सकता है कि बीजेपी मिशन 2023 में इस मुद्दे को प्रमुखता से जोड़ चुकी है और 2023 में आदिवासी क्षेत्रों पे अपनी पैठ मजबूत बनाने के लिए और अपनी खोई हुई जमीन वापस पाने के लिए आरक्षण के इस मुद्दे को लेकर बड़ी लड़ाई लड़ेगी। बहरहाल देखना होगा कि कांग्रेस बयानबाजियों के इतर इस पूरे मसले पे धरातल पे उतर के कैसे अपने आप को डिफेंड करती है। कैमरा पर्सन रोहित श्रीवास्तव के साथ अवधेश मिश्रा, न्यूज़ 18 छत्तीसगढ़। क्रिकेट में होने वाली राजनीति से जुड़ी खबरें कई बार सामने आती रहती हैं, लेकिन इस बार छत्तीसगढ़ में क्रिकेट के बहाने सड़कों से जुड़ी राजनीति चल रही है, जिसमें विपक्ष लगातार एक के बाद एक बाउंसर फेंककर सत्ता पक्ष को ढेर करना चाह रहा है, तो वहीं सत्ता पक्ष की तरफ से भी चौके छक्के की बरसात हो रही है। छत्तीसगढ़ में चल रहे रोड सेफ्टी वर्ल्ड सीरीज की चर्चा इस वक्त पूरे देश में है और जब बात रोड सेफ्टी की हो तब सड़कों की चर्चा लाजमी है। इस वक्त प्रदेश में खराब सड़कों को लेकर के जमकर सियासत चल रही है और रोड सेफ्टी वर्ल्ड क्रिकेट सीरीज के बहाने अब बीजेपी भी कोई मौका नहीं छोड़ना चाहती और खराब सड़कों को लेकर के लगातार आरोप और प्रत्यारोप का दौर जारी है। क्रिकेट और राजनीति का रिश्ता काफी पुराना है। मैदान पर जलवे दिखाकर दर्शकों की वाहवाही लूटने वाले क्रिकेटरों को राजनीति का मैदान भी लुभाता रहा है। राजनीति के कई बड़े चेहरे भी क्रिकेट के सितारे के साथ दिखाई दे रहे हैं, लेकिन छत्तीसगढ़ में अभी क्रिकेट के बहाने सियासी निशाने साधे जा रहे हैं। मसला रायपुर में चल रहे रोड सेफ्टी वर्ल्ड सीरीज का है, जिसमें मैच के बहाने खराब सड़कों को लेकर विपक्ष सत्ता पक्ष को घेरने की कोशिश कर रहा है। पूर्व मंत्री बृजमोहन अग्रवाल ने आयोजन पर सवाल खड़ा करते हुए कहा कि इस मैच से रोड की सेफ्टी कैसे होगी साकार, बताइए। रायपुर में एक रोड सेफ्टी क्रिकेट चल रहा है। मैं तो सिर्फ ये जानकारी चाहता हूं कि इस रोड सेफ्टी क्रिकेट से रोड की सेफ्टी कैसे होगी और रोड सेफ्टी के लिए
क्या फायदा होगा? पहले छत्तीसगढ़ की सड़कों को तो ठीक कर लें, उसके बाद में रोड सेफ्टी कराएं। अभी मैं कल ही जसपुर, पत्थलगांव, तपकरा यहां से लौटा हूं कि समाचार पत्रों में छपा है कि पिछले 8 महीनों में सड़कों के एक्सीडेंट में 384 लोगों की मौत हो गई। तो ये कौन सी रोड सेफ्टी है? इससे पहले राज्यसभा सांसद सरोज पांडे ने भी खराब सड़कों को लेकर सरकार पर निशाना साधते हुए एक वीडियो जारी किया था। दरअसल विपक्ष चुनावी साल से पहले सरकार को घेरने का एक भी मौका नहीं छोड़ना चाहता। पूर्व सीएम रमन सिंह का बयान इस बात का सबूत है कि सड़कों को लेकर राजनीति होती रहेगी, चाहे बहाना क्रिकेट का हो या फिर कुछ और। पूरे छत्तीसगढ़ की सड़कों की दुर्दशा यदि है और जिस प्रकार का नारा चल रहा है छत्तीसगढ़ में लबरा के डबरा, तो ये लबारी बोलने वाला मुख्यमंत्री भूपेश बघेल बेनकाब हुआ है। नए सड़क बनाने की बात छोड़ो, रिपेयर, एनुअल रिपेयर के लिए पैसा नहीं देकर 4 साल में जर्जर स्थिति में ले आया है। छत्तीसगढ़ की दुर्दशा के लिए कोई जवाबदार है तो मुख्यमंत्री भूपेश बघेल है। कांग्रेस बीजेपी के इस मुद्दे को बेफिजूल बता रही है। पार्टी का कहना है कि विपक्ष मुद्दा विहीन हो गया है। यही वजह है कि बीजेपी नेता सुर्खियों में रहने के लिए रोड सेफ्टी सीरीज को लेकर भी बयानबाजी कर रहे हैं। देखिए, भारतीय जनता पार्टी छत्तीसगढ़ में मुद्दा विहीन हो चुकी है, तो जिन विषयों पे बयानबाजी नहीं करना है उसमें भी वो बयानबाजी करके सुर्खियां बटोरने में लगे रहते हैं। ये भारतीय जनता पार्टी के छोटे बड़े सभी नेताओं की फितरत बन चुकी है। रोड सेफ्टी मैच जो कराया जा रहा है, जिसमें हमारे लीजेंड प्लेयर आ रहे हैं, वो जागरूकता फैलाने के लिए आ रहे हैं, ताकि जो सड़क दुर्घटना में लोगों की देश भर में मौतें हो रही हैं उसमें कमी आ सके। इसके लिए आवश्यक है कि जागरूकता फैलाई जा सके, युवाओं को सड़क के नियमों का पालन करने के लिए प्रेरित किया जा सके। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल खराब सड़कों को लेकर बीजेपी की पिछली सरकार को कटघरे में खड़ा कर रहे हैं। सीएम का कहना है कि 15 सालों में उन्होंने खराब सड़कें दी हैं। बीजेपी के ही शासनकाल में सरगुजा और रायगढ़ क्षेत्र को खराब सड़कें मिली थी। मुख्यमंत्री ने कहा कि बस्तर में सड़कों की हालत सुधरी है और लगातार उस दिशा में काम हो रहा है। मतलब 15 साल मौका मिला, सब खराब करके दी हमको। बिल्कुल सही बात है। उसके शासनकाल में सरगुजा और रायगढ़ का, जसपुर का इलाका पूरी तरह से खराब मिला था। बस्तर में हम लोग सड़कों की हालत सुधारी है, मैदानी हिस्से में रास्ता हम लोग सुधार रहे हैं और लगातार उस दिशा में काम हो रहा है और सड़कों की हालत हमारी बहुत अच्छी होगी। छत्तीसगढ़ में रोड सेफ्टी क्रिकेट जागरूकता फैलाने के लिए खेला जा रहा है, ताकि सड़कों पर वाहन चलाते वक्त बरती जाने वाली सावधानी और सतर्कता को लेकर जागरूकता फैले। ये बात अलग है कि जिस सड़क पर जनता को चलना है, उन खराब सड़कों की जिम्मेदारी कोई लेना नहीं चाहता। खेल चाहे क्रिकेट का हो या फिर सियासत का, खेल भावना के साथ खेला जाए तब इसका मजा दुगना होता है। छत्तीसगढ़ में अच्छी सड़कों का श्रेय हर कोई लेना चाहता है, लेकिन खराब सड़क शायद किसी ने बनाई ही नहीं, लेकिन बन गई और जनता उस पर चल रही है। फिलहाल जनता इस पूरे मुद्दे पर खामोश है और खामोशी चाहे स्टेडियम के भीतर हो या बाहर, इसे बेहद ही खतरनाक माना जाता है। जिस तरह से खेल में खिलाड़ी चुने जाते हैं, ठीक उसी तरह से जनता को भी हर 5 साल में मौका मिलता है अपनी सरकार चुनने का, और ये मौका आने वाला है 2023 में। अब ये जनता बताएगी कि आखिर किसके दावों में कितना दम है और वाकई इस खेल का शहंशाह कौन होता है और किसके सिर पर ताज चलता है, ये सब जनता तय करेगी। कैमरा पर्सन राजेंद्र सिंह चौधरी के साथ देवव्रत भगत, न्यूज़ 18, रायपुर। लगातार सुर्खियों में बना हुआ है बिशप पीसी सिंह। अब बिशप पर ईडी ने एक और मुकदमा दर्ज किया है। बिशप के पास से बरामद विदेशी मुद्रा ने उसे और फंसा दिया है। देखिए कैसे कसता गया बिशप पर शिकंजा। बिशप पर जारी ईओडब्ल्यू की कार्रवाई ऐसे ऐसे राज फाश कर रही है मानो किसी पाप लोग के पन्ने पलटे जा रहे हों। लगातार होते खुलासे हैरान कर रहे हैं। एक सप्ताह के भीतर ईओडब्ल्यू की जांच में एक लंबी लिस्ट तैयार हो गई है। धर्म और मिशनरी की आड़ में जबलपुर डायोसिस के बिशप
पीसी सिंह की करतूत का नया खुलासा जान लीजिए। प्रेमचंद ने खुद ही निर्देश देकर खुद को 15 लाख रुपयों का लोन दिलवा दिया था। विचित्र किंतु सत्य। बिशप पीसी सिंह को कैश वाउचर पर दिए गए 15 लाख रुपयों के पर्सनल लोन की कॉपी भी मौजूद है। बिशप पीसी सिंह को ये लोन जबलपुर में स्थित चर्च के एक स्कूल क्राइस्ट चर्च सीनियर सेकेंडरी स्कूल के फीस खाते से दिया गया। मजे की बात यह है कि कैश वाउचर में दिए गए लोन में इस बात का साफ जिक्र भी है कि 15 लाख रुपयों का यह पर्सनल लोन बिशप पीसी सिंह को खुद बिशप पीसी सिंह के निर्देशों पर ही दिया जा रहा है। सूत्रों के मुताबिक बिशप पीसी सिंह को स्कूल फीस से दिए गए 15 लाख के लोन की वापस अदायगी का कोई पुख्ता रिकॉर्ड मौजूद नहीं है। सेंट्रल जेल में बंद इस मसीहाई का ये ठेकेदार भूमाफिया भी है। सरकार ने चर्च को जो जमीनें धार्मिक और रहवासी मकसद से लीज पर दी थी, उन्हें बिशप पीसी सिंह लगातार ठिकाने लगा रहा था। जिला प्रशासन की जांच में पता चला कि बिशप ने चर्च को नेपियर टाउन में लीज पर मिली 1,70,000 वर्ग फीट जमीन पर अवैध कॉलोनी बसा दी थी। पीसी सिंह ने जमीन को टुकड़ों में काटकर 42 प्लॉट्स बेच दिए थे और 6,000 वर्ग फीट के 2 प्लॉट अपने नाम भी करवा लिए थे। इतना ही नहीं, पीसी सिंह ने सरकार से लीज पर मिली जमीनों को इंडियन ओवरसीज बैंक, मैरिज हॉल सहित कई संस्थाओं को दफ्तरों के लिए किराए पर दिया था, जहां लीज शर्तों के खिलाफ कमर्शियल एक्टिविटीज संचालित थी। जबलपुर के एडीएम शेर सिंह मीणा की कोर्ट ने प्रकरण पर सुनवाई करते हुए सभी रजिस्ट्रियां कैंसिल कर दी हैं और करीब 200 करोड़ की जमीन सरकारी घोषित करने का फैसला दिया है। नहीं, इसमें आई थिंक सेकंड कार्रवाई है। अभी तक कमर्शियल उपयोग में आया है, उसके लिए गवर्नमेंट को पे करना था रिकवरी अमाउंट उसके लिए हम लोग नोटिस इशू करने के लिए कार्रवाई चल रही है। उसका डिमांड हम लोग प्रिपेयर कर रहे हैं, वो नोटिस इशू करेंगे। अभी उनके द्वारा स्वयं प्लॉट बना रहे हैं, मतलब तहसीलदार उसका जांच में है, उसका इमीडिएटली रोक लगाया जाएगा। ईओडब्ल्यू का ओर से और भी हमको जानकारी मिली है कि पीडब्ल्यूडी का लैंड है, वो अभी भी उसका भी 1999 में पूरा लीज समाप्त हो चुका है। वो दूसरा एडीएम कोर्ट ने उसका भी केस दर्ज कर लिया गया है। उसको पूरा जांच करके नोटिस इशू करके जैसे इस लैंड पे कार्रवाई किए गए हैं, सेम कार्रवाई उसी लैंड के ऊपर भी हो सकता है। ठहरिए, अभी और हैरान होने की बारी है। पीसी की पत्नी नोरा सिंह एक बार में चर्च की 8 संस्थाओं से सैलरी लेती थी। बिशप पीसी ने अपनी पत्नी नोरा सिंह को 8 संस्थाओं का मैनेजर बना दिया था। आपके हमारे लिए एक नौकरी से वक्त निकालना जंजाल जैसा, लेकिन महामानव पीसी की पत्नी 8 जगहों पर एक साथ नौकरी कर रही थी और हर जगह से मोटी तनख्वाह उठाती थी। एकदम शुरुआती कार्रवाई के दौरान ही पता चला था कि 99 एफआईआर का रिकॉर्ड तो पीसी पहले ही बना चुका था। इसी रफ्तार से पर्दाफाश होता रहा तो आंकड़े कहीं सैकड़ों में न गिनना पड़े। प्रतीक मोहन अवस्थी, न्यूज़ 18 जबलपुर।